Okay, students. Now step 3, determination of permanent hardness ये कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल a known volume of water sample is boiled for sometimes 30 minutes आप बॉयल करें। अच्छा तो होगा कि इसे आप कंप्लीट इवापोरेट टू ड्राइनेस इतना बॉयल करें और जो रेजिड्यू बच जाए उसे डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व करके और इसे ओरिजिनल वॉल्यूम इतना बना दें। मान लिया 250 ml आपने पानी लिया और गर्म किया और सारा ड्राई हो गया तो रेजिड्यू में डिस्टिल्ड वाटर डाल कर उसे 250 ml दोबारा बना दें, क्योंकि जो रेजिड्यू आया है वो आपके वाटर सैंपल कहीं तो है। और अगर मान लिया आपने 30 मिनट 40 मिनट बॉयल किया है और 250 ml वाटर सैंपल 50 ml बन गया है तो इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालकर इसे फिर से 250 ml बना दें और उसमें से कोई सर्टेन वॉल्यूम आप लेकर दोबारा कैलकुलेट करें इडीटीए सॉल्यूशन के अगेंस्ट। अब जो वॉल्यूम आएगा, जो वॉल्यूम कंज्यूम्ड होगा, इट विल correspond to the permanent hardness of water. The temporary hardness of water is determined by subtracting the amount of permanent hardness of water from the total hardness of water. Very clear? तो पहले मैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इडीटीए कैलकुलेशन कर रहा हूं। कैलकुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इडीटीए सॉल्यूशन। उस कंडीशन में आपने यहां पर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया था और मान लिया कि वॉल्यूम आपका V1 आता है, तो मैं इसे लिखूंगा लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल स्टैंडर्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर SHW is equal to x ग्राम। मान लिया कि आपने x ग्राम लिया था, मिलीलीटर, x ml लिया था और SHW जो आपने बनाया है ये आपने 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर बनाया है से, ये भी मान लिया। एंड consumed volume of EDTA solution, ये मान लो कि V1 है, तो आप लिखोगे कि V1 ml EDTA it will consume x milliliter standard hard water. It means x मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि मैंने 1 लीटर में 1 ग्राम डाला है। 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर में 1000 ग्राम है, मिलीग्राम है, तो 1 मिलीलीटर में 1 मिलीग्राम, तो मैंने यहां x मिलीलीटर लिया है तो x मिलीग्राम हो गया। तो देयरफॉर 1 मिलीलीटर EDTA it will consume x upon V1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये कहां से आया है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर से आया है, यानी 1 मिलीलीटर EDTA सॉल्यूशन जो है वह x by V1 मिलीग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट को कंज्यूम करेगा, ये हमें पता चल गया है, यानी स्टैंडर्डाइज हो गया। अब इस EDTA से कोई पानी का सैंपल में चेक करने जाऊं और 5 ml लगता है, तो मैं इसे 5 टाइम्स कर लूंगा कि ये 5 टाइम्स इसका है, इतना कैल्शियम कार्बोनेट को कंज्यूम किया है। अब आइए डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। उसमें आपने क्या किया था, पानी का सैंपल लिया गया जो आपको दिया गया है इंडस्ट्री से कि भाई इंजीनियर साहब मेरा पानी का सैंपल चेक कर दो, तो आप उसका पानी का सैंपल 50 ml, 100 ml, 10 ml एज यू लाइक लेंगे, अमोनियम बफर सॉल्यूशन डालेंगे, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर डालेंगे, फिर आपका वाइन रेड कलर आएगा और EDTA से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सपोज इस बार आपकी रीडिंग V2 आई, कुछ भी होगा, इनिशियल रीडिंग मान लिया 1 है, फाइनल रीडिंग आपका 14.2 आ गया, तो जो डिफरेंस होगा वही कंज्यूम्ड वॉल्यूम हुआ। मान लिया कि हमने V2 लिया, तो मैं लिखूंगा लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल is equal to y milliliter and consumed volume of EDTA is equal to V2 milliliter. Since V2 अब हमें पहले इससे मतलब है 1 मिलीलीटर EDTA कितना कंज्यूम किया, मैं इसको लिखूंगा। Since 1 ml EDTA will consume X by V1 milligram calcium carbonate, therefore V2 milliliter EDTA will consume X by V1 into V2 milligram कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब पानी के सैंपल में इतना कैल्शियम कार्बोनेट था। ये कितने पानी को आपने कैलकुलेट किया है? कोई लड़का 10 ml में कर सकता है, कोई इंजीनियर साहब 100 ml में कर सकते हैं, कोई 50 ml में निकालोगे तो रीडिंग तो अलग अलग आएगी। कैलकुलेशन किसने करना है? लीटर में। तो 1 लीटर की पानी का सैंपल हो तो क्या होगा? तो मैं लिखूंगा कि सेंस y मिलीलीटर वाटर सैंपल को मैं WS लिख रहा हूं, y मिलीलीटर वाटर सैंपल कंटेन्स X upon V1 into V2 milligram calcium carbonate. Therefore, 1 milliliter water sample contains X upon V1 into V2 upon Y milligram calcium carbonate. Therefore, 1000 ml water sample, it will contain X by V1 into V2 upon Y into 1000 milligram कैल्शियम कार्बोनेट। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा ये आपका टोटल हार्डनेस आएगा, दैट इज टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल in terms of calcium carbonate equivalent। जो भी कैलकुलेशन करके आए माने ए आ गया तो A ppm, ये आपका टोटल हार्डनेस हो जाएगा। अब यदि आपको परमानेंट हार्डनेस का कैलकुलेशन करना है determination of permanent hardness of water। इसमें क्या करना था? पानी को आपने बॉयल किया, ठंडा किया, फिल्टर किया और उसका एक सर्टेन वॉल्यूम आपने यहां लिया। लेट अस सपोज
बॉयल्ड वाटर आपने Zml लिया है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी में आपका वॉल्यूम बराबर हो। आप इंजीनियरिंग करके किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने 50 ml लिया तो सभी में 50 लिया। हो सकता है सैंपल बहुत थोड़ा मिला हो आपका 10 ml से कम चल जाए, तो मैंने Z ले लिया। तो फिर मैं पहले इसको लिखूंगा क्योंकि स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, तो लिखूंगा 1 मिलीग्राम 1 ml since 1 ml EDTA solution it will consume X/V1 milligram calcium carbonate। Therefore अब इस टाइम में मान लिया कि इसकी रीडिंग जो है V3 हो गई, इसकी वैल्यू इसकी रीडिंग कम होगी क्योंकि टोटल हार्डनेस में मान लिया आपका 8 ml लगता है और आपने पानी को बॉयल किया, ठंडा किया, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो गया, तो बचा गया परमानेंट हार्डनेस। तो इसकी रीडिंग 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकती है, या तो 8 हो सारे के सारे परमानेंट हार्डनेस हो या कम हो, तो हमेशा रीडिंग कम आएगी। तो चलो मैंने V3 लिखा है, V3 ml EDTA it will consume X/V1 into V3 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कहां से आया है? आपने पानी का जितना सैंपल लिया है उससे आया है। तो लिखेंगे Zml बॉइल्ड वाटर या वाटर सैंपल कंटेन्स X/V1 into V3 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। Therefore 1000 में निकाल दो, 1000 ml water sample contains X/V1 into V3 by Z into 1000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका परमानेंट हार्डनेस कहलाएगा, यानी परमानेंट हार्डनेस of water sample in terms of calcium carbonate equivalent। माइनर कैलकुलेशन करने पर एक B आता है, तो दैट इज योर BPPM, दैट इज। तो टेम्पररी हार्डनेस कैसे निकलाएं? टेम्पररी हार्डनेस के लिए इस हार्डनेस को टोटल हार्डनेस से माइनस कर दें तो हमारा टेम्पररी हार्डनेस निकल जाएगा। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर in terms of calcium carbonate equivalent is equal to A minus B ppm। तो इससे आपका टेम्पररी हार्डनेस कैलकुलेट हो जाएगा। वेरी क्लियर? तो आपका वाटर सैंपल का EDTA मेथड से हार्डनेस इंडस्ट्री में निकल गया। ये बहुत रिलायबल मेथड है। ये तब करना है जब EDTA का सॉल्यूशन आपको लोगों ने सप्लाई किया हो, इंडस्ट्री वालों ने, आपको पता नहीं कि वो किस पावर का है। अगर पावर मालूम है तब तो कोई बात नहीं है, आप सीधे नॉर्मलिटी इक्वेशन N1 V1 N2 V2 से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू, विल सी यू अगेन, बाय।